Hello students, in the last lecture we were discussing geography chapter 1 India size and location. Today we are going to finish that chapter. So let's get started students. So I am reading from page number 2, India and the world, right? तो इसमें स्टूडेंट्स देखिए इंडियन लैंड मास इट हैज अ सेंट्रल लोकेशन. यहां पे इंपॉर्टेंस है इंडिया का फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड, राइट? सो इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन between East and West Asia. India is a southward extension of Asia. This we also already know. एशिया का कॉन्टिनेंट का जो सदर्न मोस्ट पार्ट है वो इंडिया है. इट एक्सटेंड्स आफ्टर द हिमालयस. The Indian Ocean routes connecting Africa and Australia pass through India. तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इंडियन ओशियन के जो सारे रूट्स हैं जो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को कनेक्ट करते हैं, दे हैव टू पास थ्रू इंडिया. अफ्रीका के सदर्न टिप से ऑस्ट्रेलिया सीधे सीधे नहीं, इंडिया पे वो शिप्स को इंडियन ओशियन से पास करते वक्त इंडिया को पैसे देके जाना पड़ता है. तो इंडिया इज अर्निंग लॉट ऑफ वेल्थ फ्रॉम दीज ओवरसीज ट्रेड. साउथ इंडिया का जो पॉइंट है पाल्क स्ट्रेट में, वहां पे इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो वहां से जाने वाले हर एक शिप से कस्टम ड्यूटीज वसूली करते हैं. सो इंडिया इज अर्निंग अ लॉट फ्रॉम दिस ट्रेड विच इज गोइंग ऑन बिटवीन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. ऑल्सो यूरोप के साथ जो हमारा कॉन्टेक्ट है वेस्ट एशिया का, अफ्रीका और यूरोप के साथ, वो भी इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट से होता है. ईस्ट एशिया के साथ हम ईस्टर्न कोस्ट से करते हैं. तो ये वेस्ट एशियन कंट्रीज, जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज है जैसे ओमान है, कुवैत है, दे आर कनेक्टेड थ्रू वेस्टर्न कोस्ट. और ईस्ट कोस्ट कंट्रीज, ईस्ट एशियन कंट्रीज, ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, दे आर कनेक्टेड थ्रू ईस्ट कोस्ट. तो ये इंडिया को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. इसके अलावा इंडिया की लॉन्ग कोस्टलाइन की वजह से इंडियन ओशियन का नाम पड़ा है. इंडिया के लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन है एशिया में, जिसकी वजह से इंडियन ओशियन का नाम पड़ा है, राइट? इसके अलावा सिंस द ओपनिंग ऑफ स्यूज कैनाल कहां पे है स्टूडेंट्स? अफ्रीका और एशिया जहां पे ज्वाइंट होते हैं ना,
अफ्रीका और एशिया बहुत ही पतली परत है जो उनको ज्वाइन करती थी। अब उस परत को तोड़ के स्यूज कैनाल बनाया गया है। तो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है स्यूज कैनाल। तो ये स्यूज कैनाल की वजह से ये जो डिस्टेंस है बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, इट हैज रिड्यूस्ड, बराबर। तो स्यूज कैनाल हैज रिड्यूस्ड the distance from India to Europe, करेक्ट। पर ये डिस्टेंस 7000 किलोमीटर से रिड्यूस हो चुका है। सो प्लीज नोट डाउन दिस स्टूडेंट्स। Next is students, India's contacts in ancient times. Ancient times में स्टूडेंट्स इंडिया के बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स थे वर्ल्ड के साथ, तो वो हम देखते हैं। India's contacts with the world has continued through ages, but the relationship through land routes is much older than maritime contacts. So India's land routes are older than sea routes. पहले पहले इंडिया के लैंड रूट्स होते थे, ये तो अभी सी रूट है। तो लैंड रूट से क्या क्या चीजें हुई है, इसमें वेरियस पासेस थ्रू द माउंटेन्स, बराबर। तो लैंड रूट्स वेर कवर्ड बाय माउंटेन पासेस, बराबर। ये बहुत सारे पासेस है हिमालयाज में, इसके बारे में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। माउंटेन पासेस के बारे में वी विल स्टडी इन चैप्टर 2। इसके अलावा these routes have contributed in exchange of ideas. Exchange of ideas and books of, जैसे कि उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, ये सब इंडिया से यूरोपियन कंट्रीज में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा इंडियन न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम, डेसिमल यानी 10 डिजिट्स का सिस्टम, इसको डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, जो 10 डिजिट से बनता है, ठीक है। ये भी इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है। इसके अलावा इंडियन स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर प्रोडक्ट्स, ये भी वर्ल्ड वाइड शिप होते थे और इंडिया से दूसरी जगह पे जाते थे। इसके अलावा इंडिया वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोपियन एंड ग्रीक कल्चर। इंडिया में ग्रीक्स आए थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसके अलावा यूरोपियंस आए थे, हम आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में। ब्रिटेन इंडिया में आया था, फ्रांस आया था, डच आए थे, पोर्चुगीज आए थे। इन सबका इन्फ्लुएंस इंडिया पे हो चुका है और ये सब पहले पहले लैंड रूट से आते थे, फिर सी रूट से भी आते थे। सो प्लीज नोट डाउन दिस, इंडियाज कॉन्टेक्ट्स इन द एंशिएंट टाइम्स।
let's take another topic, the next one, that is India and its neighbors. Okay, now students, India has a very long land boundary as well as it has a very long coastline. So first of all, we are looking at India's neighbors on the land boundary. So students, India shares its land boundary first of all with Pakistan to the west, correct? Then Afghanistan in the northwest, right? China, Nepal and Bhutan. These are in the north. Then Bangladesh and Myanmar, they are in the east of India, right? So it is sharing these borders. This is about the land boundary of India. So in the land boundary we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neighbors, right? And across the sea, across the coastline, we have Sri Lanka, right, which is separated from India by Palk Strait. Okay, and secondly, we have the island of Maldives. Maldives are situated to the south of Lakshadweep Islands. Correct? So students, these are our neighbors. So please note down this. So now students, we have finished this chapter. Now let's study the exercise which is given in the textbook, the NCERT textbook exercise. So in the exercise, question 1 is MCQs. So here first, the Tropic of Cancer does not pass through. Okay, so which state it does not pass through? So let's see here. So it is
passing through Chhattisgarh, Gujarat, Tripura, but it is not passing through Odisha. So answer is C. Then second, the easternmost longitude of India, the longitude to the east, so it is A, 97 degree 25 minute east. Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Sikkim, they have common frontiers with which state? So Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Sikkim, they are all having borders with Myanmar. So answer, with Nepal. So answer is C. Correct? Sorry, in the first the answer is B, Odisha. Odisha is B. Yeah. In second it is A. Third is C, Nepal. Fourth is if you intend to visit Kavarati during your summer vacations. So students, Kavarati, it is the capital of Lakshadweep. So answer is B. Lakshadweep ka capital hai Kavarati. And my friend hails from a country which does not share a land boundary with India. So Bhutan, Bangladesh, Nepal, इनका land boundary है. So the friend is probably from Tajikistan. So answer is B. Fifth answer. Correct? Now, question 2. Answer the following questions briefly. Name the group of islands lying in the Arabian Sea. So first is group of islands in the Arabian Sea. So it is Lakshadweep. Second, name the countries which are larger than India. So this is already I have told you students, you have to remember BRUCAC. Okay, countries larger than India. So we have Brazil, then Russia, USA, China, Australia and Canada. So you have to remember BRUCAC. ब्रू कॉफी का नाम है, उसके साथ केक खाना है, लेकिन केक की स्पेलिंग CAC याद रखनी है. ब्रू कॉफी के साथ केक खाओ, ठीक है? तो BRUCAC you have to remember. Now, third one. Which island group of India lies to its southeast? So south and eastern side. So it is Andaman and Nicobar. Right? So Andaman and Nicobar group of islands lies to the southeast. Fourth is, which island countries are our southern neighbors? तो southern neighbors में दो island countries है, श्रीलंका and Maldives. So please note down these answers, students. You can note them in the textbook also, and you can also write them in the notebook. Now students, the next question, question 3.
The sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to the west, but the watches show the same time. How does this happen? So, to avoid different times at different places, the longitude passing through Mirzapur at 82° 30' east is taken as Indian Standard Time. All the watches of India show the Indian Standard Time irrespective of the time of sunrise or sunset. Correct? So this results in accuracy of timetables of railways as well as airlines. Correct? So this is the answer. To avoid the different times at different places, the longitude passing through Mirzapur at 82° 30' east is taken as the Indian Standard Time. All the watches of India show the same Indian Standard Time irrespective of the time of sunrise or sunset. Sunrise और sunset के हिसाब से टाइमिंग वॉच नहीं दिखाती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से दिखाती है. So this results in accurate timetables of cross-country railways as well as of airlines. So please note down this answer. स्टूडेंट्स, आप लोग में से कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को ये एक डाउट पूछा था दैट कोई अगर बड़ी कंट्री हो, बराबर, तो उसमें फिर स्टैंडर्ड टाइम बीच में लेने से क्या सनराइज और सनसेट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो जाएंगे मेजर करना? जैसे अपने इंडिया में ये ईस्ट से वेस्ट सिर्फ 2 घंटे का फर्क है, लेकिन कोई कंट्रीज ऐसी है कि जिसमें ईस्ट और वेस्ट में कम से कम 4 या 5 घंटे का फर्क है. ऐसी एक कंट्री है चाइना. इसके अलावा एक कंट्री है रशिया. स्टूडेंट्स, रशिया बहुत ही वाइड कंट्री है. एरिया में चाइना से छोटी है, लेकिन ऐसे वाइड बहुत ज्यादा है. एंड दैट कंट्री, आई टेल यू स्टूडेंट्स, उसमें अगर हम स्टैंडर्ड टाइम रखे रशिया के लोग, तो उसमें तो ऐसा होगा कि मतलब डेट चेंज हो जाएगी. किसी एक जगह पे 12 बजे सपोज डेट चेंज का रखते हैं स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, तो कोई जगह पे मतलब शाम के 6 बजे होंगे और उसकी घड़ी में रात के 12 दिखाएंगे, और कोई जगह पे सुबह के 6 बजे होंगे और रात के 12 दिखाई देंगे. तो रशिया में क्या है, उनके पास कोई
स्टैंडर्ड टाइम है ही नहीं, उनके 11 टाइम जोन्स है। यस, रशिया हैज 11 टाइम जोन्स, इवन चाइना हैज मोर देन 4 और 5 टाइम जोन्स। अभी ये थोड़ा लास्ट 2-3 साल में फिर से ये नंबर चेंज हुआ है, दे हैव एडेड 1 और 2 टाइम जोन्स, so I don't know the actual number they have, but it is more than 4 or 5 time zones in China, and in Russia they are having 11 time zones. Okay, so ये बड़ी कंट्रीज तो होती है, जैसे यूएस है उसमें भी 6 to 7 टाइम जोन्स है, इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो दे आर हैविंग 4 to 5 टाइम जोन्स। तो ये जो वाइडर कंट्रीज है उनमें तो इनको स्टेट वाइज टाइम जोन्स रखने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें फिर उनको ट्रांसपोर्ट और ये सब चीजें भी, यानी लोगों को टाइमिंग चेंज करके ही चलना पड़ता है, क्योंकि फिर क्या है, नहीं तो लोकल टाइम टेबल बिगड़ जाएगा। आप समझिए, इंडिया में खाली 1-1 घंटे का फर्क होता है बिटवीन द एक्चुअल सनराइज एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और बिटवीन द एक्चुअल सनसेट एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इट इज अ डिफरेंस ऑफ 1 hour बिटवीन द 2 एक्सट्रीम प्लेसेस फ्रॉम द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, करेक्ट। लेकिन दूसरी कंट्रीज में ऐसा नहीं है, सो दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। Now we are going to the last answer, students. The central location of India at the head of Indian Ocean is considered of great significance. Why? We have answer 4. So answer is that Indian Ocean is named after India. Secondly, Trans-Indian Ocean routes connect connecting countries of Europe in west with East Asia, provide central location to India. So these trans-Indian Ocean routes which are connecting European countries in the west with the East Asian countries, East Asia मतलब इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, उनके साथ ये यूरोपियन कंट्रीज, जो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी का जो रूट है जो मैंने बताया था स्यूज कैनाल का, ये भी इंडिया से पास होता है। ये स्यूज कैनाल का रूट मेडिटेरेनियन सी, फिर स्यूज कैनाल, फिर रेड सी, फिर अरेबियन सी, फिर साउथ ऑफ इंडिया, और फिर सीधे मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया। तो ये रूट भी इंडिया से पास होता है। इसके अलावा close contact of India is established with Europe,
वेस्ट एशिया के कंट्रीज ओमान, कुवैत, इराक, ऑल दोज कंट्रीज, एंड अफ्रीका, because of this Indian Ocean, right? The fourth one, India has the longest coastline, so ocean is named after it, राइट? ये इंडिया की जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है 7,517 किलोमीटर्स की, ये 7,517 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन की वजह से इंडियन ओशियन का नाम रखा गया है, क्योंकि इंडिया का उसमें सबसे बड़ा बाउंड्री है इंडियन ओशियन के अंदर, राइट? सो दिस इज द आंसर, प्लीज नोट इट डाउन. So that's it, students. We have finished this chapter. I hope you have understood the whole chapter, right? So if there are any doubts, you can contact me anytime. You can call or WhatsApp your doubts, right? So see you in the next lecture. Till then, goodbye.